Hello dear students, this is your teacher Sham Assist once again। जहाँ तक आपके CBLU के सिलेबस का अगर प्रश्न उठता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए, हमने आपका ये सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। लेकिन क्लास में भी कुछ चीज़ें जो हो चुकी थी उनमें से एक महत्वपूर्ण एक टॉपिक था रॉयल्टी अकाउंट्स, जो आपने प्लस टू में नहीं पढ़ा था। तो मैं एक बार रॉयल्टी अकाउंट्स दोबारा आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ बीकॉम वन के लिए। उसका आज इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर है उसको हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, रॉयल्टी अकाउंट्स को अधिकार शुल्क बोलते हैं। रॉयल्टी अकाउंट्स यानी अधिकार शुल्क खाते। अब ये रॉयल्टी यानी अधिकार शुल्क है क्या? देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष संपत्ति को स्वयं प्रयोग करने का अधिकार रखता है, यानी वो उसका स्वामी होता है, ऑनर होता है, तो वो चाहे तो अपने अधिकार को स्वयं प्रयोग कर ले, या ये हो सकता है कि वो एक निश्चित समय के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे दे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति अपना खेत रखता है, लेकिन उस खेत में खेती खुद नहीं करता, किसी और को वो बटाई पे दे देता है। या उसकी खानें हैं, वो खान पे खुद काम नहीं करता, बल्कि उस खान में से कोयला निकालने के लिए, धातु निकालने के लिए, क्रशर निकालने के लिए किसी और व्यक्ति को वो अधिकार सौंप देता है। या वो किसी पुस्तक का ऑथर है, बुक का ऑथर है, राइटर है, और वो पब्लिशर को उस बुक को छापने के और बेचने के वो अधिकार दे देता है। इसी तरह से तेल निकालने के कुएं जिनके पास हैं, तो वो तेल निकालने का अधिकार उन कुओं से किसी और को दे देता है। अब ये जो अधिकार देना होता है, इसके बदले में वो एक निश्चित कीमत, एक तय कीमत, जैसा कि रॉयल्टी के एग्रीमेंट में लिखा जाएगा, उसके हिसाब से वो कीमत उसकी लेगा। अब ये जो कीमत है, ये है रॉयल्टी, यानी आपके स्वामित्व में, आपके ऑनरशिप में जो चीज़ है, जो एसेट है, उस एसेट को आपने किसी दूसरे को प्रयोग करने का अधिकार दे दिया है, और उसके बदले में वो जो कीमत चुका रहा है आपको, वो है रॉयल्टी। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, J.R. बाटली बॉय क्या कहते हैं। द टर्म रॉयल्टी expresses an amount payable by one person in return of some special right or privilege conceded to him by another person, such as the right to publish a book, or to manufacture and sell a patented article, or to work in a mine. This is given by J.R. बाटली बॉय। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अधिकार शुल्क एक इस तरह का एक अमाउंट है, एक राशि है, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा प्रदान किए गए कुछ विशेष अधिकारों के बदले में देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पुस्तक प्रकाशित करने का कोई अधिकार है, कोई पेटेंट की वस्तु है उसको निर्माण करने का अधिकार है, बेचने का अधिकार है, कोई खान का काम है तो उस खान में को खोदने का, उसके माल को बेचने का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, रॉयल्टी कहलाएंगी। अब इसके हम देखते हैं टाइप्स के, रॉयल्टी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी रॉयल्टी होती है। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इसमें आती है वो है माइनिंग रॉयल्टीज़। खानों के संबंध में जो खान का स्वामी है उसे लैंडलॉर्ड, या क्योंकि लीज पे कोई चीज़ देता है तो ये होगा लेज़र, ठीक है। और जो व्यक्ति खान से जो धातु है, खनिज पदार्थ है, या मटेरियल जो भी है वो निकालता है, यानी वो लीज लेने वाला, पट्टा लेने वाला, जिसे पट्टेदार या लेजी बोलते हैं, यानी लेज़र और लेजी, ये दो पार्टीज इसमें हो गई। जो लेज़र है वो लैंडलॉर्ड है, और लेजी जो है वो क्या है, वो पट्टा लेने वाला है, लीज लेने वाला है। तो इस तरह से हमें इसे समझना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन हो सकती है रॉयल्टी इन कनेक्शन विद द ब्रिक मेकिंग। ईंट के जो भट्टे होते हैं, ईंट बनाने वाले जो जगह होती हैं, तो उनको भी पट्टे पे दिया जा सकता है उन भट्टों को। तो ईंट बनाने वाली फर्म जब एक ज़मीन को पट्टे पे लेती है, तो इस ज़मीन से निकाली गई मिट्टी प्रति घन फुट, ठीक है, पर घन फुट के हिसाब से उसकी दर से अधिकार शुल्क ज़मीन के स्वामी को देती है। तीसरा हो सकता है रॉयल्टी इन कनेक्शन विद ऑयल वेल्स।
ठीक है, तेल के कुओं के लिए। यदि कोई ऐसी ज़मीन पट्टे पे ली जाती है जिसमें तेल के कुएं हैं और कुओं से तेल निकालने वाली फर्म जो ज़मीन का स्वामी है, तेल के कुओं का स्वामी है, उसमें से निकाले गए तेल को वो प्रति लीटर या प्रति टन जैसा भी हिसाब है उसके हिसाब से जब अधिकार शुल्क देता है तो ये तेल के कुओं के संबंध में इसका ट्रांजैक्शन हो सकता है। इसी तरह से पेटेंट रॉयल्टी, देखिए जब कोई व्यक्ति किसी विशेष वस्तु को पेटेंट या जिसे विशेषाधिकार हम कहते हैं, एकस्व जिसको बोलते हैं हिंदी में, पेटेंट करवा लेता है अपने नाम से, तो ऐसा व्यक्ति उसके निर्माण को किसी दूसरी कंपनी को या दूसरे व्यक्ति को दे देता है तो वो पेटेंट राइट होल्डर है। ये बंदा पेटेंट होल्डर है, तो ये अपना राइट किसी दूसरे को दे देगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग का, और उसके बदले में एक निश्चित दर से जो अमाउंट प्राप्त करेगा वो पेटेंट की रॉयल्टी होगी। इसी तरह से कॉपीराइट रॉयल्टी क्या होती है? कॉपीराइट क्या होता है? एक बुक का जो ऑथर है, बुक का जो लेखक है, या कोई भी और प्रकाशनार्थ कोई भी पब्लिश करने के लायक जो सामग्री है, वो जब किसी चीज़ का लेखन होता है तो वो पब्लिशर क्या करता है, उसको छापता है किताब को या जर्नल को या उस मटेरियल को, और उसको बेचता है। तो उसके बेचने के बदले में जो सेल्स प्रोसीड होती है उसका एक निश्चित अमाउंट राइटर को जाता है, ऑथर को जाता है। तो ये जो है रॉयल्टी, ये कॉपीराइट रॉयल्टी है, और ये ऑथर की बरसी के हिसाब से ही दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, ऑथर और पब्लिशर के बीच में, और उसके हिसाब से जब तक वो किताब पब्लिश होती रहेगी उसके अलग अलग एडिशन आते रहेंगे, और एक निश्चित दर से रॉयल्टी जो एग्रीमेंट आपका हुआ है उसके हिसाब से उसको दी जाएगी। उसके बाद हो सकता है आपके रॉयल्टी इन कनेक्शन विद द मशीन्स, सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निकल नॉलेज एट्सेट्रा। जो व्यक्ति को मशीन्स का, सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके या टेक्निकल नॉलेज है, इनका अगर प्रयोग करता है तो इन मशीनों के प्रयोग, जो उपकरण हैं उनके प्रयोग, या जो तकनीकी ज्ञान के प्रयोग के आधार पर जो निर्मित वस्तुओं पर प्रति इकाई यानी पर यूनिट के आधार पर एक निश्चित दर से जो अधिकार शुल्क है वो इनके स्वामी को प्रदान करेगा। तो इस तरह से रॉयल्टी के अलग अलग 6 टाइप्स की ये रॉयल्टी, या 5 टाइप्स की भी कई बुक्स में दी हुई है, ये रॉयल्टी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि रेंट और रॉयल्टी में क्या फ़र्क है? देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी? अगर देखा जाए तो डेफिनेशन अगर हम देखें या इसके अर्थ को देखें तो किसी भी जो आपकी एसेट है, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, उसको प्रयोग करने के बदले में स्वामी को जो राशि दी जाती है उसे हम रेंट कहते हैं। ठीक है, दुकान है, प्लाट है, मशीन है, स्कूटर है, बाइक है, कार है, ठीक है, इनको हम किराए पर देते हैं। जबकि अधिकार शुल्क क्या होता है? किसी मूर्त या अमूर्त, ठीक है, कोई भी टेंजिबल या इंटेंजिबल जो एसेट है उसके प्रयोग करने के बदले में स्वामी को दिया जाता है। और वो बेसिकली अंतर क्या आता है कि देखिए, जब हम मकान में रहते हैं तो वहाँ से कोई सामान निकालते नहीं, लेकिन जब खान को हम पट्टे पे लेते हैं तो खान में से सामान निकालते हैं, उसको बेचते भी हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर रेंट एंड रॉयल्टी। भुगतान का आधार क्या होता है? देखिए, किराए की जो राशि होती है उसका जो पीरियड है, आधार भुगतान जो है वो जैसे साप्ताहिक हो सकती है, मासिक हो सकती है, अर्धवार्षिक हो सकती है या वार्षिक हो सकती है, ठीक है। लेकिन रॉयल्टी शुल्क, रॉयल्टी का जो अमाउंट है वो राशि वस्तु के उपयोग की लिमिट पे, उसकी क्वांटिटी पे निर्भर करती है कि आपने कितना तेल निकाला है, कितनी पुस्तकें छापी हैं, कितनी ईंटें बनाए हैं, कितनी मिट्टी यानी उसमें से निकाल करके उस ज़मीन से आपने ईंटें बनाई हैं। तो इस तरह से अलग अलग ये अंतर आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हम रॉयल्टी अकाउंट्स को ढंग से बना नहीं पाएंगे। सबसे पहले इसमें लैंडलॉर्ड या लेसर किसे कहते हैं? ये देखिए, ये वो व्यक्ति होता है जो स्वामी है उस संपत्ति का, जो अपनी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को प्रयोग करने के लिए देता है, इसलिए उसे अधिकार शुल्क प्राप्त होता है, यानी रॉयल्टी उसे मिलती है। लेसी, ये वो व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति की संपत्ति यानी एसेट्स को प्रयोग करने का अधिकार लेता है और बदले में अधिकार शुल्क का भुगतान करता है, यानी
एक पट्टेदार हो गया और एक पट्टेदाता हो गया। पट्टेदार यानी लेसी और पट्टेदाता यानी लेसर। ओके, अब है मिनिमम रेंट। देखिए, अधिकार शुल्क उत्पादन की मात्रा या बिक्री के आधार पर निकाला जाता है। आमतौर पे होता क्या है कि शुरुआत के सालों में तो नई खान का उत्पादन आरंभ करने से उत्पादन कम होगा, जिससे रॉयल्टी भी कम मिलेगी। इसलिए जो लेसर है, यानी जो पट्टा देने वाला है, संपत्ति का जो स्वामी है, इस बात को ध्यान रखते हुए पहले ही एक मिनिमम रेंट हर वर्ष के लिए वो निश्चित कर लेता है अनुबंध में। जिससे क्या होगा, प्रारंभिक वर्ष में या उसके बाद कि किसी भी साल में अगर उत्पादन कम हुआ है, प्रोडक्शन कम हुआ है लेसी के द्वारा, तो कुछ भी हो तो कम से कम उसे मिनिमम रेंट तो मिलेगा। मिनिमम रेंट का दूसरा नाम डेड रेंट भी है। तो न्यूनतम किराए का भुगतान उन्हीं वर्षों में किया जाएगा जिन वर्षों में अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम रेंट कब पे किया जाएगा? ये उन्हीं सालों में किया जाएगा जिन सालों में रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से या डेड रेंट से कम होगी। जिन वर्षों में अधिकार शुल्क की राशि उसके बराबर होगी या उससे अधिक होगी, उसमें रॉयल्टी का ही भुगतान किया जाएगा, न्यूनतम किराए का नहीं, यानी मिनिमम रेंट का नहीं। न्यूनतम किराए की जो राशि है वो अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग ही निर्धारित हो सकती है। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती हैं, उसको हर साल के लिए अलग अलग भी निर्धारित किया जा सकता है। कुछ अलग परिस्थितियां, जैसे हड़ताल वगैरह हो गई या कोई और नेचुरल कोई घटना घट गई या इस तरह की कोई क्लैमिटी आ गई, तो उसमें क्या है, जो मिनिमम रेंट की जो राशि है उसको कम भी किया जा सकता है। जैसे आजकल जो कोरोना का इवेंट चल रहा है और ये जो महामारी की स्थिति है, तो इसमें मिनिमम रेंट को चाहे तो कोई लैंडलॉर्ड माफ़ भी कर सकता है या उसको कम कर सकता है, तो डिपेंड्स। अब एक स्थिति क्या है, सामान्य स्थिति, और दूसरी स्थिति है असामान्य स्थिति। ठीक है, असामान्य स्थितियों से कम भी किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम रेंट को हम फिक्स्ड रेंट या डेड रेंट या फ्लैट रेंट या कॉन्ट्रैक्ट रेंट, ये इसके अलग अलग नाम हैं। यानी मिनिमम रेंट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड रेंट। इसका पॉपुलर नेम तो जैसे मैंने बताया मिनिमम रेंट ही है, लेकिन इसे फिक्स्ड रेंट भी कहा जा सकता है, डेड रेंट भी, फ्लैट रेंट भी, या कॉन्ट्रैक्ट रेंट भी इसे कहा जा सकता है। अब है अगला, जो इसकी अगली टर्म है वो है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग किसे कहेंगे? देखिए, कम उत्पादन के कारण जब रॉयल्टी की राशि मिनिमम रेंट से कम रह जाती है, तो उस समय क्या होगा, जो आपकी ज़मीन या असेट्स का जो स्वामी है वो मिनिमम रेंट का ही भुगतान उसे किया जाएगा। तो मिनिमम रेंट की राशि अधिकार शुल्क की राशि से जितनी अधिक होगी, यानी शॉर्ट वर्किंग को कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, न्यूनतम किराए की राशि, मिनिमम रेंट की राशि रॉयल्टी से जितनी ज़्यादा होगी उसे हम शॉर्ट वर्किंग कहेंगे। शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। अब रिक्यूपिंग और राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग। देखिए अब क्या है कि न्यूनतम किराए की राशि अधिकार शुल्क की राशि से अगर ज़्यादा होगी तो शॉर्ट वर्किंग होगी, लेकिन ये स्थिति दूसरी भी तो हो सकती है ना, कि आपका उत्पादन मिनिमम रेंट तो आपने तब लिया ना जब शुरू में रॉयल्टी कम हुई, लेकिन बाद में आपका जो रॉयल्टी है वो ज़्यादा भी हो सकती है। तो जब ज़्यादा होगी तो वो जो लॉस पीछे हुआ था आपको, आप उसको रिक्यूप कर सकते हैं, उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होती है तो संपत्ति का स्वामी न्यूनतम किराया प्राप्त करेगा। लेकिन यदि इस तरह की चीज़ क्या होगी, लघु कार्य की राशि न्यूनतम किराए देने वाले यानी पट्टेदार यानी लेसर के लिए एक प्रकार की हानि हो गई। इस हानि की पूर्ति के लिए वो क्या करेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन है ये सम्मिलित कर लेता है कि अगर भविष्य में अधिकार शुल्क की राशि यानी रॉयल्टी जिस वर्ष में न्यूनतम किराए से अधिक है, वो पिछले वर्षों की जो शॉर्ट वर्किंग है उसको उससे रिक्यूप कर सकता है। ठीक है, ये
विदाउट एनी टाइम लिमिट, यानी हो सकता है कि भाई अगले कितने भी साल वो पूरा आपका पट्टा चले, लीज चले, तब तक उसको पूरा कर सकता है। या उसके लिए शॉर्ट वर्किंग के लिए फर्स्ट 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, इस तरह की कोई भी कंडीशन वो लगा सकता है। और हर वर्ष लघुकारी की राशि को अगले कुछ वर्षों से में पूरा करने की वो कंडीशन भी इसमें दे सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको आज रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी कितना तरह की होती है, और किस किस तरह से हम उसके अलग अलग टर्मिनोलॉजी को समझते हुए लेसर क्या है, लेसी क्या है, मिनिमम रेंट क्या है, शॉर्ट वर्किंग क्या है, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का तरीका क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको आज इस लेक्चर में समझाई हैं। अगले लेक्चर में हम इसका अकाउंटिंग का जो पार्ट है वो करेंगे। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।